हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 52 का जून 24 का सॉल्यूशन, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये बोल रहा है एक्सप्लेन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। समझे, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो आप शायद प्रीवियस सेमेस्टर में भी पढ़ते ही आ रहे हो, वही चीज़ है। समझे, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को पूछा है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या होता है एग्जाम्पल के साथ। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। Distance vector routing is a routing algorithm used to find the best path for data packets to travel across a network. Each router maintains a table that holds the distance to every other router in the network. The distance typically refers to the number of hops a packet must pass through to reach its destination. ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या होता है ना, एक तरह का एक एल्गोरिदम होता है, राउटिंग एल्गोरिदम होता है जो हम लोग का बेस्ट पाथ फाइंड करता है एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए पूरे नेटवर्क में। समझे, मान लीजिए आपको ए से बी जाना है तो ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग से आप सबसे बेस्ट रास्ता फाइंड कर सकते हो, यानी कि सबसे कम समय में सबसे कम पैसे में, ऐसे समझिए सबसे कम पैसे में आप कैसे पहुंच सकते हो बी पे। समझा, बी में जाने का बहुत रास्ता है, यहाँ लेफ्ट से जा सकते हो, राइट से जा सकते हो, स्ट्रेट जा सकते हो, इस तरह से। तो वो बेस्ट रास्ता ढूंढेगा, वही होता है हम लोग का डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। ठीक है, इसमें क्या करता है कि जितने भी राउटर है आपके, मतलब कि जितने भी राउटर मतलब जितने भी आपके नेटवर्क है, मतलब जितने भी डिवाइस है, फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क में 4 डिवाइस है ABCD, तो वो चारों डिवाइस अपना क्या करेगा, एक टेबल बना के रखेगा। समझे, और उस टेबल को वेक्टर बोलते हैं। उसमें क्या करेगा कि जितने भी अदर मतलब उसके जितने भी राउटर से वो कनेक्टेड है, मान लीजिए A B से कनेक्टेड है और C से कनेक्टेड है, तो वो अपना टेबल में रखेगा कि भाई मेरे को A से B में जाने का कितना डिस्टेंस लग रहा है और A से C में जाने का कितना डिस्टेंस लग रहा है। सिर्फ उसी का मतलब अपने नेबर का वो डेटा बना के रखेगा कि भाई मेरे को यहाँ से अपने नेबर में जाने में कितना लग रहा है। उसको पूरा नेटवर्क का नहीं पता है, एक को नहीं पता है कि भाई आगे CDEFGH भी है, उसको बस इतना पता है कि उसके नेबर में कौन है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसके नेबर में से B है और वो A B से कनेक्टेड है और A C से भी कनेक्टेड है, तो बस उसको B और C का पता रहेगा। समझे, सेम विथ मान लीजिए B A से कनेक्टेड है और B मान लीजिए D से कनेक्टेड है, बाकी उसको किसी का कुछ नहीं पता है। तो वो बस अपना टेबल में मतलब वेक्टर पे टेबल में उस डेटा को बना के रखेगा कि भाई मेरे को B से A में जाने में इतना लग रहा है और B से मेरे को D में जाने में इतना लग रहा है, इस तरह से। समझे, और ये जो डिस्टेंस होता है रिफर्स टू द नंबर ऑफ होप्स, यानी कि ये टिपिकली क्या कहता है, नंबर ऑफ होप्स मतलब कि कितने राउटर लगते हैं, कि मतलब नंबर ऑफ होप्स कितने लगते हैं, मतलब एक समझ कितने पैसे लगते हैं एक जगह से मतलब एक पैकेट को डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। समझे, तो इस तरह से ये नॉर्मल हो गया डिस्टेंस वेक्टर का। मेन होता है इसका एग्जाम्पल, और मैंने इस बार एग्जाम्पल बहुत बढ़िया लिया है, अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो देखिए एग्जाम्पल, इन द नेटवर्क शोन बिलो देयर आर 3 राउटर ACD विद द फॉलोइंग वेट। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक नेटवर्क बनाया है। ठीक है, छोटा एग्जाम्पल लोगे तो सही रहेगा। मान लीजिए आप यहाँ पे बहुत सारा ये ले लोगे ABCD 4 5 6 ले लोगे तो आपको इसका एग्जाम्पल भी बहुत बढ़ते चले जाएगा, जो कि बिल्कुल नीट नहीं है। आपको एग्जाम्पल में नॉर्मल एग्जाम्पल दीजिए जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ भाई आपको डिस्टेंस वेक्टर आता है। ये नहीं कि आप पैतरा ही करने लग जा रहे हो, 10 ठो दे दिए हो, उस तरह का नहीं। वो झूठ मूठ का कॉम्प्लिकेट करेगा चीज़ों को और मार्क्स से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा उस पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक नेटवर्क बनाया है जिसमें मेरा 3 डेटा है, मतलब 3 डिवाइस है A C और D। ठीक है, अब देखिए A से C में जाने का 8 रुपये है, C से D में 4 रुपये और D से A में जाने का 3 रुपये है। तो वही लिखे हम लोग, फॉलोइंग वेट यही सब है। समझे, अब देखिए मैं फिर से यहाँ पे ये कर देता हूँ, जरूरी नहीं है कि ये सारे नेटवर्क को पता हो, मतलब सारे डिवाइस को पता हो कि उसका नेटवर्क कौन है। फॉर एग्जांपल इसमें तो देखिए सबको पता है, A को पता है कि वो C में जा सकता है, D में जा सकता है ना, और यही पूरा हो गया ऑल ओवर। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है D E से कनेक्टेड होता। ठीक है, और मान लीजिए उसको जाने में 2 रुपये लगता, तो वो चीज़ फाइंड करना है। समझे, तो यहाँ पे देखिए इसको तो पता है नॉर्मल सबको। ठीक है, आप देखिए स्टेप 1, ईच राउटर इन दी DVR यानी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग नेटवर्क शेयर इट्स राउटिंग टेबल विथ एवरी नेबर। फॉर एग्जाम्पल A will share its routing table with neighbor C and D and neighbor C D will share their routing table with A। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सब लोग भाई सबका डिस्टेंस वेक्टर तैयार हो गया। जैसे ये नेटवर्क है सबका डिस्टेंस वेक्टर है, जैसे A को आपको पता है कि A का जो है A C से कनेक्टेड है, D से कनेक्टेड है, तो वो अपना एक टेबल बनाएगा। जैसे ये पहला वाला टेबल है फॉर्म A, तो यानी देखिए A को A में जाने में कितना लग रहा है। अब देखिए A पे है, आपको A में जाने में कितना लगेगा, ऑब्वियस सी बात है 0 रुपये लगेगा। देखिए मैंने वही लिखा है यहाँ पे, आशा करता है आपको दिख रहा होगा एकदम अच्छे से। ठीक है, उसके बाद देखिए A को C में जाने में कितना लग रहा है, तो A से C में जाने में 8 रुपये लग रहा है, तो 8 रुपये। फिर देखिए A को D में जाने में कितना लग रहा है, तो 3 रुपये लग रहा है। तो देखिए ये हो गया हम लोग का A का टेबल। ठीक है, तो ये हो गया राउटिंग टेबल। उसी तरह से
सी का भी देखिए, सी भी अपना बनाएगा, तो सी से ए में जाने में कितना लग रहा है, तो सी को ए में जाने में 8 रुपये लग रहा है, तो देखिए वही 8। फिर सी को सी में जाने में, तो भाई सी से सी में तो 0 ही लगेगा। फिर सी को डी में जाने में, यानी कि सी को डी में जाने में 4 रुपये। सेम विथ यहाँ पे देखिए डी भी बना के रखा है अपना, तो डी को ए में जाने में 3 रुपये लग रहा है, डी को सी में जाने में 4 रुपये लग रहा है, और डी को डी में तो 0 ही लगेगा। तो इस तरह से ये जो है डिस्टेंस वेक्टर, ये जो टेबल है, यानी कि ये जो वेक्टर टेबल है, ये सब अपना नेबर को शेयर करेगा। यानी कि ए जो है, ए ने अपना बनाया है और ये अपने नेबर को शेयर कर दिया, यानी कि सी को शेयर कर दिया, और ए ने डी को भी किया क्योंकि वो भी उसका नेबर है। सेम विद डी ने ए को किया, सी को किया, फिर सी ने क्या किया, ए को किया, डी को किया। सब लोग अपना अपना जो टेबल है वो अपने नेबर को शेयर कर देगा। इसमें तो भाई सब अब सब कुछ सब कर रहा है, ठीक है, इस एग्जाम्पल के हिसाब से। तो ये हो गया। आप देखिए दूसरा स्टेप क्या है, इफ द पाथ वाया नेबर इज लेस एक्सपेंसिव द राउटर एडजस्ट इट्स लोकल टेबल टू सेंड पैकेट टू द नेबर। देखिए तो इसमें क्या होता है कि आप सेकंड स्टेप में क्या करेगा ना, कि ये देखेगा कि भाई कितना लग रहा है, एक्सपेंसिव है कि नहीं, ठीक है, यहाँ से जाने में मतलब हॉप्स कितने लग रहे हैं, ये जो है ना होप्स, नंबर ऑफ होप्स, यानी कि राउटर कितने लग रहे हैं। तो अब वो सब लोग अपना टेबल जो है अपडेट करेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिया टेबल तो इतना से इतना लगेगा, वही नहीं, इसका डीवीआर का क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करना है ना। तब वो चेक करेगा कि भाई मेरे को, सब अपना अपना चेक करेगा कि भाई ए अपना, देखिए ए को क्या मिला है, सी का मिल गया, डी का मिल गया डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए बोलेगा कि मेरे को ए से सी में जाने में 8 रुपये लग रहा है, लेकिन तो ये हो गया एक तरीका। फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझिए, एकदम एक स्टेप में समझिए। अब मान लीजिए ए को सी और डी ने अपना डेटा मतलब टेबल शेयर किया है, ठीक है, तो अब ए के पास सी और डी का डेटा है। तो अब ए चेक करेगा कि ए से सी में जाने में मेरे को 8 रुपये लग रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए वो बोलेगा सी का डेटा है, तो सी को सी में जाने में 0 लग रहा है, तो इसका तो काम नहीं हो सकता है ना। तो फिर उसको डी वाला जो टेबल मिला है, तो डी में देखेगा वो, अच्छा वो बोलेगा अच्छा मेरे को तो 8 रुपये लग रहा है, लेकिन डी को सी में जाने में कितना लग रहा है, तो यहाँ से वो देखेगा कि डी को सी में जाने में 4 रुपये लग रहा है, ठीक है। तो अच्छा बोलेगा अरे 4 रुपये है, तो फिर वो चेक करेगा अच्छा मेरे को डी में मतलब मेरे को डी में पहुँचने में कितना लग रहा है, तो वो अपना टेबल में देखेगा मेरे को डी में जाने में 3 रुपये लग रहा है, यानी कि क्या हो गया 3 + 4 यानी कि 7 रुपये हो गया। और ये देखेगा मेरे को अकेले डायरेक्ट पहुँचने में 8 रुपये लग रहा है, और अगर मैं डी के वाया जाऊँ तो मैं तो 7 ही रुपये में पहुँच जा रहा हूँ, क्योंकि डी मेरे को सी पे कितना में पहुँचा रहा है, डी मेरे को सी में पहुँचा रहा है 4 रुपये में। अब मेरे को डी में पहुँचने में कितना लग रहा है, तो 3 रुपये लग रहा है, यानी कि 3 + 4 7 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे ये तो कम समय में पहुँच रहा है, तो वो अपना टेबल अपडेट कर देगा। सेम विथ देखिए सी भी चेक करेगा, सी के पास भी ए और डी का टेबल आया होगा, तो सी देखेगा कि मान लीजिए उसको ए में पहुंच रहा है, तो वो सी से एक तो हो गया कि डायरेक्ट पहुंच जाए सी से ए, तो वो हो गया 8 रुपये, ठीक है। लेकिन इसको शॉर्टेज फाइंड करना है, तो फिर वो देखेगा अच्छा डी भी तो ए पे पहुंच रहा है, तो फिर वो डी का टेबल चेक करेगा, डी हाँ ए पे पहुंच जा रहा है, कितना रुपये में 3 रुपये में, अच्छा डी ए पे 3 रुपये में पहुंच जा रहा है, अच्छा मेरे को कितना टाइम लग रहा है, तो सी बोलेगा मेरे को टाइम लगा, मतलब सी अपना चेक करेगा, सी को डी पे पहुँचने में लग रहा है 4 रुपये, तो बोलेगा अच्छा 4 रुपये मेरे को लग रहा है, और वो मेरे को 3 में पहुँचा देगा, यानी कि 4 + 3 7 रुपये। अरे ये तो कम समय में पहुंचा रहा है, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट जाने का कोशिश कर रहा हूँ तो 8 रुपये लग रहा है, तो वो भी अपना टेबल अपडेट कर लेगा, समझे। तो इस तरह से अपडेट हुआ। डी में तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो मान लीजिए डी को ए पे पहुंचना है तो यहाँ से 3 रुपये लग रहा है, और अगर वो सी के वाया जाएगा तो 8 + 4 ये तो 12 रुपये, ये तो नुकसान का हो गया, तो वो डायरेक्ट ही जाएगा, समझे। तो इस तरह से ये दोनों टेबल में चेंज होगा। तो इन दिस टेबल द राउटर अपडेट द लोअर कॉस्ट फॉर ए एंड सी अपडेटिंग बाय द न्यू वेट फ्रॉम 8 to 7, है ना। वही यहाँ पे देखिए पहले ए से सी में जाने में 8 लग रहा था, अब उसने अपडेट करके 7 कर दिया है, क्योंकि वो डायरेक्ट यहाँ से पहुँच जाएगा, है ना, सी के वाया लेके। उसके बाद इन राउटर ए फ्रॉम 8 to 7 इन राउटर सी, और वही राउटर सी में भी ए में चेंज कर देगा, क्योंकि पहले देखिए 8 रुपये लग रहा था उसको पहुँचने में, अब है 7 रुपये में पहुँच जाएगा, है ना। यानी सी टू ए जाने के लिए वो ये वाला रास्ता नहीं लेगा, वो ऐसा वाला रास्ता ले लेगा डी के वाया। तो इस तरह से वो दोनों अपना अपडेट कर देगा टेबल को। तो देखिए वही हम लोगों ने टेबल अपडेट कर दिया, 083 था वो 073 हो गया, फिर 804 था तो वो 704 हो गया। ये सब साइमल्टेनियसली हो रहा है, मतलब एक साथ हो रहा है, ठीक है, ये अलग अलग नहीं है। उसके बाद देखिए फिर ये तो डी वाला जो टेबल है वो सेम ही देगा, क्योंकि उसका यही सबसे लोएस्ट है, तो 340। तो बस यहाँ पे देखिए फाइनल हम लोग का बन गया। तो फाइनल रिवाइज राउटिंग टेबल विद द रिड्यूस्ड कॉस्ट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग फॉर ऑल ए बी सी एंड इज सोन बिलो, यानी कि भाई फाइनल रिवाइज राउटिंग टेबल क्या हो गया, तो ये है, यानी कि फ्रॉम ए, तो ए से हम लोग को ए में जाने में 0 ही लगेगा, ए से सी में जाने में अभी हम लोग देखे थे 7 रुपये लगेगा, और ए से डी में जाने में 3 रुपये लगेगा। सेम विथ सी से ए में आने में 7 रुपये लगेगा। मतलब एक तरह से सब शेयर किया है ना, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे बाकी का नहीं देखा, जो मेन चीज़ है वही देख रहे थे। यहाँ पे हालांकि ऐसे दिखेगा पूरा टेबल। तो इसी तरह से देखिए सी को ए में जाने में कितना लगेगा, तो 7 रुपये लग रहा है ना, वही लिखा है।
उसका सी को सी में जाने में 0 ही लगेगा और सी को डी में जाने में 4 रुपये लगेगा, समझे। सेम विद डी को वही 3 4 0, वही सारा टेबल में अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का पूरा डिस्टेंस वेक्टर काम करता है और एकदम बढ़िया से एग्जाम्पल था और आपको आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझे। मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये था पूरा हम लोग का डिस्टेंस वेक्टर का, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, आराम से ऐसे लिखोगे तो 10 में 15 मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is DHCP? Explain the working of DHCP with reference to the activities performed by DHCP client and DHCP server. तो देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, DHCP के बारे में पूछता है, तो अच्छे से देख लीजिएगा, टॉपिक की तरह देखिएगा, आप टॉपिक पढ़ रहे हो उस तरह से। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये होता है फुल फॉर्म, इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट ऑटोमेटिकली असाइन IP addresses and other network configuration parameter to device on a network. This simplifies network administration and eliminates the need for manual configuration for each device. समझे। तो देखिए DHCP क्या होता है, यानी डायनेमिक होस्ट कन्फिगरेशन प्रोटोकॉल। एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जो कि ऑटोमेटिकली असाइन करता है IP एड्रेसेस, ठीक है, डिवाइस में। मतलब कोई डिवाइस आया है, मान लीजिए कोई नया डिवाइस है, वो आके नेटवर्क में बोलता है भाई मेरे को IP एड्रेस चाहिए, तब यहाँ पे कोई बंदा बैठ के करेगा उसको, तो उसमें तो टाइम लग जाएगा। तो इसलिए DHCP बनाया गया है जो कि ऑटोमेटिकली कर दे। कोई डिवाइस आए, भाई मेरे को IP एड्रेस चाहिए, तो ये अपना दिखा दे भाई ये IP एड्रेस है, तो उसमें से डिवाइस अपना चुन ले, अच्छा मेरे को ये वाला चाहिए, तो ये उसको एलोकेट कर दे, बात खत्म। इसमें कोई नया लोगों की ज़रूरत नहीं है, समझे। तो वही है, दैट ऑटोमेटिकली असाइन IP एड्रेस एंड अदर नेटवर्क कन्फिगरेशन पैरामीटर टू अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क, ठीक है। एक डिवाइस को IP एड्रेस और वही अलग अलग नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन अगर कुछ और चाहिए तो वो सब असाइन करने का काम होता है DHCP का, ठीक है। ये क्या करता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का ये सिंप्लीफाई कर देता है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन वही नेटवर्क को एक्सेस करने का, मान लो जो कोई बंदा कर रहा है तो उसके लिए मुश्किल आसान कर देता है। और वही एलिमिनेट्स द नीड फॉर मैनुअल कन्फिगरेशन फॉर ईच डिवाइस, और यही क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है कि मैनुअली बैठ के सबको एक एक डिवाइस को असाइन कर रहे हैं IP एड्रेस, उस चीज़ को हटा देता है ये, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का DHCP। अब देखिए हाउ द DHCP प्रोसेस वर्क। अब मान लीजिए आपसे कोई भी पूछ देता है DHCP, तो इतना तो लिख ही दियो, आपसे जनरली यही पूछेगा कैसे वर्किंग होता है। मान लीजिए अगर आप कुछ और पूछ देता है तो भी आप लिख सकते हो कि ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से आपको 5-7 मार्क्स मिल जाएगा, समझे। तो यहाँ पे देखिए DHCP कैसे प्रोसेस करता है। पहले DHCP क्लाइंट सेंड्स रिक्वेस्ट, ये बार बार DHCP क्या, कुछ शॉर्टकट भी नहीं है इसका बोलने का, यही शॉर्टकट है क्योंकि। तो क्या करता है, क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट, यानी कि DHCP जो क्लाइंट है, यानी कि जो जिसको चाहिए होता है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा। तो ये अ डिवाइस दैट नीड्स एन IP एड्रेस नोन एज अ DHCP क्लाइंट सेंड्स अ ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट कॉल्ड अ DHCP डिस्कवर मैसेज टू द नेटवर्क टू फाइंड अवेलेबल DHCP सर्वर, ठीक है। तो यहाँ देखिए जिस डिवाइस को IP एड्रेस की ज़रूरत होती है उसी को हम लोग बोलते हैं DHCP क्लाइंट। ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है रिक्वेस्ट को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, DHCP डिस्कवर, ठीक है। यानी कि जो क्लाइंट होता है वो DHCP डिस्कवर मैसेज को पूरा ब्रॉडकास्ट करता है पूरे नेटवर्क में, है ना। मैसेज टू द नेटवर्क टू फाइंड अवेलेबल DHCP सर्वर, यानी कि वही सर्वर को ढूंढने के लिए, कि एक तरह से सर्वर से एक्सेस मांगने के लिए कि भाई आप अवेलेबल हो कि नहीं, तो वही वो जो डिस्कवर मैसेज भेजता है पूरे इसमें नेटवर्क में, ठीक है। जो सर्वर अवेलेबल रहेगा वो उसको रिस्पॉन्स करेगा, आप समझे। तो वही हो गया DHCP सर्वर रिस्पॉन्स। यहाँ पे देखिए DHCP सर्वर रिस्पॉन्स, यानी कि द DHCP सर्वर रिसीव द DHCP डिस्कवर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्ड विद द DHCP ऑफर मैसेज, यानी कि इसने जो डिस्कवर मैसेज ब्रॉडकास्ट किया था, एक तरह से सर्वर को भेजा था, तब वो सर्वर रिस्पॉन्स करेगा, उसको मिल गया, वो DHCP रिक्वेस्ट को ले लिया और फिर वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा DHCP ऑफर मैसेज से, ठीक है। यानी कि वो एक ऑफर मैसेज अब उसको वापस भेजा। अब ये दिस मैसेज इंक्लूड्स एन अवेलेबल IP एड्रेस and other configuration parameter such as subnet mask, default gateway and DNS server information। अच्छा, ये जो मैसेज उसने भेजा DHCP ऑफर जो है, इसमें क्या रहेगा, वही जितने भी अवेलेबल IP एड्रेस है, सर्वर अपना बोल रहा है कि अच्छा तेरे को IP एड्रेस चाहिए ना, ये IP एड्रेस मेरे पास है, और अलग अलग कन्फिगरेशन पैरामीटर जैसे कि उसका सबनेट मास्क क्या है, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है उसका, और DNS सर्विस का इन्फॉर्मेशन क्या है, ये सब एक्स्ट्रा है, कुछ छोड़िए, मेन है IP एड्रेस। अच्छा तेरे को IP एड्रेस चाहिए ना, ये IP एड्रेस है, ठीक है। तो वो सर्वर ने इसको रिस्पॉन्ड किया, किसको,
क्लाइंट को। आप देखिए क्लाइंट रिक्वेस्ट आईपी एड्रेस, तो द डीएचसीपी क्लाइंट रिसीव द डीएचसीपी ऑफर, यानी कि इसने जो भेजा वो डीएचसीपी ऑफर को इसने रिसीव कर लिया एंड सेंड्स अ रिक्वेस्ट फॉर द ऑफर्ड आईपी एड्रेस नोन एज अ डीएचसीपी रिक्वेस्ट मैसेज बैक टू द डीएचसीपी सर्वर, यानी कि अब उसको जो रिक्वेस्ट मिला ऑफर वाला उसको उसने रिसीव कर लिया। अब क्या करेगा, उसमें जितना भी आईपी एड्रेस है वो देगा और फिर अब क्या करेगा, उसको रिक्वेस्ट करेगा कि भाई ये वाला आईपी एड्रेस चाहिए मैंने, ठीक है। तो मैसेज एंड सेंड्स अ रिक्वेस्ट फॉर द ऑफर्ड आईपी एड्रेस, यानी कि वो रिक्वेस्ट भेजेगा जो भी आईपी एड्रेस मिला है उसके ऊपर। इसको क्या बोलते हैं, डीएचसीपी रिक्वेस्ट, यानी कि अब उसको जब ऑफर आया है वाला उसको रिसीव कर लिया, अब उसको जो वाला चाहिए उससे उसने रिक्वेस्ट भेज दिया कि अच्छा आपने ये आईपी एड्रेस दिया ना, मेरे को ये चौथा नंबर वाला दे दीजिए, ठीक है। तो वो हो गया डीएचसीपी रिक्वेस्ट। इसने किसको भेजा, वापस से सर्वर को भेजा, ठीक है। आप देखिए सर्वर एक्नॉलेजेस रिक्वेस्ट, तो द डीएचसीपी सर्वर रिसीव द डीएचसीपी रिक्वेस्ट मैसेज एंड सेंड्स अ डीएचसीपी एक्नॉलेजमेंट मैसेज टू द क्लाइंट, ठीक है। तो यानी कि आप जो ये रिक्वेस्ट भेजा क्लाइंट ने कि उसको जो वाला आईपी एड्रेस चाहिए वो वाला इसने रिसीव कर लिया और अब क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा वापस से क्लाइंट को, यानी कि एक्नॉलेजमेंट मतलब इसका एक्नॉलेजमेंट क्या रहेगा कि अच्छा तेरे को ये आईपी एड्रेस चाहिए, ओके असाइन हो गया कि ये आईपी एड्रेस अब तेरा, अब इस आईपी एड्रेस पे कोई भी जाएगा तो वो तेरे पे पहुंचेगा, समझे। तो इस तरह से उसने एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि हाँ ओके तेरे को चाहिए ना, ले ठप्पा स्टैंप, समझे इस तरह से। तो मैसेज होता है दिस मैसेज कन्फर्म्स दैट द ऑफर्ड आईपी एड्रेस हैज़ बीन असाइन टू द क्लाइंट। ये मैसेज मतलब क्या हुआ, असाइन कर दिया कि ये कंफर्म कर दिया कि हाँ अच्छा ये वाला आईपी एड्रेस तेरे को चाहिए ना, ले कंफर्म हो गया, जा जी ले जिंदगी, इस तरह से, ठीक है। असाइन टू द क्लाइंट, यानी कि ये वाला आईपी एड्रेस अब तेरे को असाइन हो गया है। अब क्या हो जाएगा, क्लाइंट कॉन्फ़िगर नेटवर्क इंटरफेस। अब देखिए द डीएचसीपी क्लाइंट रिसीव द डीएचसीपी एसी के, यानी कि वही जो एक्नॉलेजमेंट मिला है उसको रिसीव कर लिया मैसेज एंड कॉन्फ़िगर इट्स नेटवर्क इंटरफेस विद द असाइंड आईपी एड्रेस एंड द एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर प्रोवाइडेड बाय द सर्वर, ठीक है। तो अब जो उसको आईपी एड्रेस मिला है अब उसको आराम से यूज़ करे, उसको कॉन्फ़िगर करे, उसको नेटवर्क इंटरफेस को अपना यूज़ करे, है ना। जैसे आपको कोई फ़ोन गिफ्ट किया है तो आपने फ़ोन को आराम से खोला, अब आराम से फ़ोन को ओपन कर रहे हो ना, फ़ोन को ओपन करके देख रहे हो क्या है उसका वॉलपेपर, क्या है उसका सेटिंग, कैमरा कैसा है, तो वही हुआ, उसको नेटवर्क मिल गया तब वो आराम से उस नेटवर्क को एक्सप्लोर कर रहा है, उसमें जो जो कॉन्फ़िगर करना है वो कर रहा है, ठीक है। एंड कॉन्फ़िगर नेटवर्क इंटरफेस विद द असाइंड आईपी एड्रेस एंड द एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर प्रोवाइडेड बाय द सर्वर, और वही जो पैरामीटर मिला है एडिशनल पैरामीटर, यही सब था ना, ये जो सबनेट मास्क क्या है, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, डीएनएस सर्वर, उन सबको अपना कॉन्फ़िगर कर रहा है, यूज़ कर रहा है, मजे कर रहा है, समझे। तो इस तरह से पूरा ये प्रोसेस चलता है। क्लाइंट ने भेजा रिक्वेस्ट, फिर सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया ऑफर लेटर, मतलब ऑफर के साथ, अच्छा मेरे पास ये है ले ले, फिर क्लाइंट बोलेगा अच्छा ये वाला चाहिए मेरे को दे दे, फिर सर्वर बोलेगा अच्छा ठीक है ले ले, एक्नॉलेजमेंट कर दिया, अब वो यूज़ करेगा, समझे। इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। तो आप इसको लिख दोगे ना, बहुत सही आंसर है, मज़ा आ जाएगा एग्जामिनर को, ठीक है। तो यही था, हम लोगों ने देख लिया इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का ए एंड बी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मस्त दोनों क्वेश्चन था, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एकदम बढ़िया से पढ़िएगा और टॉपिक की तरह पढ़िएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर एक्सेस कीजिए, बाकी सब्जेक्ट का भी, जैसे आप फर्स्ट में हो तो मैं BCS 54 का ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, बाकी का भी कर दूंगा, तो उन सबको भी एक्सेस कर लीजिएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल पर आपको पूरा कॉन्टेंट मिलेगा। और अगर आप प्रीवियस में आपका बैक लगा हुआ है, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब का भी कॉन्टेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उन सबको ज़रूर एक्सेस कर लीजिएगा। ये PDF चाहिए BCS 52 का जून 24 वाला, तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दिए, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।